जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये हमारी इंडियन पॉलिटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन की थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक डील करने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपका फिफ्थ शेड्यूल से रिलेटेड है। विथ रेफरेंस टू फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा? द गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज द पावर टू डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल एरिया एंड टू मॉडिफाई लॉज फॉर इट्स गवर्नर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिटरमाइंस विच एरिया शैल बी ट्रीटेड एज शेड्यूल एरियाज अंडर द फिफ्थ शेड्यूल। थर्ड देख लो आप, द ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इज मैंडेटरी इन ऑल स्टेट्स हैविंग शेड्यूल एरिया एंड कंप्राइजेज मोस्टली मेंबर फ्रॉम द शेड्यूल ट्राइब्स। Fourth, the union government can directly administer scheduled areas by superseding the state government. आप सबसे पहले फोर्थ स्टेटमेंट को फोकस करो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप स्टेट गवर्नमेंट को ही हटा दो? अगर लोकल ट्राइब्स का बात हो रहा, अगर ट्राइबल एरिया का बात हो रहा, तो विदाउट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कैसे फंक्शन कर सकती है? इसलिए ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। इसी से अगर आप देखोगे तो आपका फोर्थ, सी एंड डी तीनों का तीनों गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। तो इसके बारे में आप यहां से देख सकते हो। अंडर द फिफ्थ शेड्यूल द गवर्नर हैज स्पेशल पावर टू अडेप्ट और मॉडिफाइज लॉ फॉर शेड्यूल एरियाज। सेकंड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर शेड्यूल एरियाज अंडर आर्टिकल 244 एंड पारा 6 ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल। वहीं स्टेटमेंट 3 देख लो आप, Tribal advisory council are required in a state with scheduled areas. They must have not less than 3/4 member from ST in the state assembly. वही स्टेटमेंट 4 क्यों गलत है? The union government cannot unilaterally take over administration. ऐसे ही अपने मन से ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट रिटेन अथॉरिटी, ये सारी अथॉरिटी आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। इस चीज को, ये क्वेश्चन को आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर आर्टिकल 368 बात किसका कह रहा है? ये अमेंडमेंट प्रोसीजर का बात कर रहा। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एन अमेंडमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन रिक्वायर्स रेटिफिकेशन ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब ये बात कह रहा है आपका कि कोई भी अगर फेडरल चेंजेस अगर आएंगे तो उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए, उसके साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए। दैट मींस बाय सिंपल मेजॉरिटी। गॉट माय पॉइंट? इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अब स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करो। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो कहां से आते हैं? वो स्टेट से ही आते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या प्रेसिडेंट की इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर मतलब उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं? बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ये भी सही होगा। जहां भी फेडरल चेंजेस दिखेंगे आपको, वहां पे आपके स्टेट का हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन मैंडेटरी हो जाता है। थर्ड, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, जो आपके 7th शेड्यूल है, जो शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट है, उसमें भी ये चीजें लागू होती है। फोर्थ, द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर पार्ट 4A, इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी स्पेशल रेटिफिकेशन, हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन नहीं चाहिए होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी ये राइट होती है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। इसके लिए आप देख सकते हो आर्टिकल 368 क्लॉज 2, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट। कौन कौन सा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, एग्जांपल राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, दैट इज इन 7th शेड्यूल। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23। अब 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन एंड प्रिविलेजेस इन इंडियन पॉलिटी। पहला स्टेटमेंट क्या है? द गवर्नर इज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इंडिया हु एंजॉयज एब्सोल्यूट इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर देयर टर्म। बिल्कुल स्टेटमेंट ये रॉन्ग है। आर्टिकल 361
प्रेसिडेंट को भी देता है और ये गवर्नर को भी देता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड, नो क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एनी एक्ट डन इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर लेजिस्लेटिव ड्यूटीज इनसाइड द हाउस। थर्ड भी पढ़ लो आप, द एडवाइस टेंडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द गवर्नर इज नॉट जस्टिसिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ। कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है? सेकंड देखो, नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एनी एक्ट डन इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर लेजिस्लेटिव ड्यूटीज इनसाइड द हाउस। यही बात कहता है आपका आर्टिकल 105 एंड 194। आर्टिकल 105 एमपी के कंटेक्स्ट में, आर्टिकल 194 एमएलए के कंटेक्स्ट में। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही होगा एंड थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। देख सकते हो आप, ऑप्शन ए राइट आंसर है, सिर्फ पहला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देख लो आप, क्वेश्चन 24। अब ये क्या कह रहा? विथ रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब स्पीकर ऑफ लोकसभा के ऑफिस से रिलेटेड बात हो रही है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या कह रहा? द स्पीकर कंटिन्यूज in office even after the dissolution of the Lok Sabha until a new speaker is elected by the next house। ये बिल्कुल ही राइट स्टेटमेंट है, कंफ्यूज नहीं होना। जब हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो स्पीकर उस पद पे रहते हैं, जब तक नए मेंबर इलेक्ट होके नहीं आते हैं तब तक स्पीकर उस पद पे रहते हैं। सेकंड, द स्पीकर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल इफ दे वॉलंटरी गिव अप मेंबरशिप ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी रिगार्डलेस ऑफ देयर रोल। गलत है, याद रखना ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? जो स्पीकर है वो चाहे तो वो किसी भी पार्टी के लिए बायस ना हो, इसलिए वो अपने जो उसकी जो पार्टी है उससे वो अपने आप को हटा लेते हैं, उसको वो एक तरह से देखा जाए तो वहां से वो हट जाते हैं उस पार्टी से, ताकि वो किसी पार्टी के लिए बायस ना हो, वो एक इंडिपेंडेंट मेंबर बन जाए। गॉट इट? तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है टू। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड अ स्पेसिफिक मेजॉरिटी एंड नोटिस पीरियड फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर फ्रॉम ऑफिस। वही जो आपका 14 डेज का होता है वही है, इसलिए कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया? 1 और 3, ऑप्शन ए राइट स्टेटमेंट है। देख लो ये लिखा हुआ है, देखो 14 डेज प्रायर नोटिस आपको देना होगा एज पर आर्टिकल 94। इस आर्टिकल को ध्यान रखना, एज पर आर्टिकल 94, तो इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 25 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। क्या कह रहा है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर। पहला स्टेटमेंट, अ लेजिस्लेटर who votes against the party whip can be disqualified even if their action does not affect the stability of the government। क्या स्टेटमेंट सही है? इसको और आप पहले आप स्टेटमेंट पढ़ लो देन डिसाइड करना। द एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट मेंबर used in the 10th schedule refers to a person elected without the support of any political party। Third, the Constitution of India provides a statutory definition of a political party under Article 102। क्या पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है अंडर आर्टिकल 102? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन आपके आर्टिकल 102 के अंदर मेंशन नहीं है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, और ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपका ये राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, द लेजिस्लेटर हु वोट्स अगेंस्ट द पार्टी व्हिप कैन बी डिस्क्वालिफाइड, ये बिल्कुल सही है, अगर उसका कोई इफेक्ट हो या ना हो, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। वहीं द एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट मेंबर किसे कहते हैं? जो किसी पार्टी के हेल्प से नहीं लड़ रहा, वो इंडिपेंडेंट होकर लड़ रहा, उसे आप इंडिपेंडेंट मेंबर कहते हैं। ठीक है, देख लो आप 1 और 2 सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड क्यों गलत है? द टर्म पॉलिटिकल पार्टी इज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहां पे? 10th शेड्यूल के अंदर, बट इट इज नॉट डिफाइंड अंडर आर्टिकल 102 और एनीवेयर एल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज डिफाइंड अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। नेक्स्ट देख लो आप क्वेश्चन नंबर 26। विथ रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। अब फिर से आपके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होगी अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। क्या कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल इज मैंडेटरी ओनली फॉर स्टेट्स हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20 लाख। सेकेंड, the state finance commission is constituted by the governor
to recommend the distribution of financial resource between the state and all level of panchayat. Third, the minimum age to contest election to any level of panchayat is 21 year unless otherwise provided by state legislature. कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा रॉन्ग है? तीनों के तीनों स्टेटमेंट ही सही हैं. 21 साल का एज होता है, ये आपको पता होना चाहिए. वहीं 25 होता है आपके लोकसभा के लिए, देन आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, देन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के लिए या वाइस प्रेसिडेंट के लिए आपका एज क्या है? 35 है. वहीं राज्यसभा के मेंबर के लिए 30 है. तो ये सब कुछ कुछ चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो. तीनों के तीनों, ये पहला जो स्टेटमेंट है ये आपने पढ़ा था कि 20 लाख से ऊपर होगी तो वहां पे जो इंटरमीडिएट लेवल के जो आपके होंगे पंचायत वो अवेलेबल होने चाहिए. वहीं गवर्नर कंस्टिट्यूट करता है आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी सही है. और जो मिनिमम एज है वो मैंने आपको बता दिया 21 ईयर्स. तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं. गॉट इट? देखो तीनों का एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है. और देखो कितने साल में होते हैं? 5 ईयर्स में. 27 देख सकते हो आप. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लोकपाल अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013. The Lokpal is empowered to investigate complaints against the Prime Minister subject to certain exception. बिल्कुल ही राइट स्टेटमेंट है. जो लोकपाल है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है कंप्लेन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन. सेकंड क्या कह रहा? द सिलेक्शन कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकपाल चेयरपर्सन इंक्लूड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन. थर्ड, the Lokpal does not have jurisdiction over any NGOs receiving foreign contribution even if they receive government funding. क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं सही है. सबके ऊपर भी इनका राइट है. जब सपोज कर लो ना आप कि अब ये इन्वेस्टिगेट करेंगे पीएम को, क्या ये इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते एनजीओ को? बिल्कुल कर सकते हैं. तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. फोर्थ, अ पर्सन हु हैज बीन अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल. ये भी सही स्टेटमेंट है. सही कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन 1, 2 एंड 4. ये तीनों आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ सही है. थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है. देखो तीनों का एक्सप्लेनेशन यहां पे दिया हुआ है. ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को भी. सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है ये ध्यान रखना. द सिलेक्शन कमेटी इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर. ये कौन होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं. स्पीकर ऑफ द लोकसभा होते हैं एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा. एंड देन Chief Justice of India or a judge nominated by him and an eminent jurist. मतलब टोटल 5 लोग होते हैं. पीएम जो चेयरपर्सन होते हैं, देन स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा, साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या इनके द्वारा कोई नॉमिनेट और एट एमिनेंट जूरिस्ट. थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत है? लोकपाल हैज जुरिसडिक्शन ओवर एनजीओस दैट रिसीव्स फॉरेन फंडिंग एंड सब्सटेंशियल गवर्नमेंट फंड. इसको आप नोट डाउन कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये देख लो आप. विथ रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. आर्टिकल 16 क्लॉज 4 empowers the state to make provision for the reservation of appointment or post in favor of any socially and educationally backward class of citizen. Second, the Supreme Court has held that denial of employment solely based on gender or pregnancy violates Article 14 and 16 of the Constitution. Third, the concept of the creamy layer was introduced to exclude the economically advanced section of the SCs ST from reservation benefit. क्या क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट था ये क्या SC ST के लिए आया था? बिल्कुल नहीं. इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में इसमें ये कहा गया था ये क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके ओबीसी के लिए आया था. उनके अंदर क्रीमी एंड नॉन क्रीमी लेयर होता है. जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां भी आपने ये चीज को फिल किया होगा. इसलिए थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है. तो आप देखो थर्ड के कारण ये तीनों हट जाएगा. सही क्या होगा? 1 एंड 2. तो ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है. ठीक है, ये देख लो बिल्कुल. द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस इन इंदिरा साहनी 1992 केसेस अप्लाइज टू ओबीसी ओनली, नॉट टू SC एंड ST. व्हाट माय पॉइंट? नेक्स्ट देख लो आप क्वेश्चन नंबर 29. विथ रेफरेंस टू, अब यहां बात होगी इंपीचमेंट की. विथ रेफरेंस टू द प्रोसीजर फॉर इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट.
The charge of impeachment can be initiated in either house of the parliament. Second, a resolution to prefer the charge must be supported by at least 1/4 of the total members of the initiating house. Third, the resolution must be passed by a majority of at least 2/3 of the total membership of each house. That means special majority. तो क्या ये सारे स्टेटमेंट सही हैं? एनीवन, क्या ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं? बिल्कुल, तीनों के तीनों सही हैं. ठीक है, इसलिए आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा. इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो. द चार्ज ऑफ इंपीचमेंट कैन ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा. सेकेंड, द नोटिस ऑफ इंटेंशन टू मूव द रिजोल्यूशन मस्ट बी साइंड बाय एट लीस्ट 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस इन विच इट इज इंट्रोड्यूस. क्योंकि जो आपके प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों पार्टिसिपेट करता है, इसलिए दोनों में इनकी जो रिमूवल की प्रोसेस होगी, जिसे आप इम्पीचमेंट कहते हो, वो इनिशिएट हो सकता है. लेकिन वहीं पे अगर आपके वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका जो रिमूवल का जो प्रोसेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के अंदर होगा. उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का. विथ रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब किन की बात हो रही है? अभी प्रेसिडेंट की बात हो गई, अब वाइस प्रेसिडेंट की बात होगी. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. बिल्कुल राइट है. इसमें आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज डू नॉट पार्टिसिपेट इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. राइट. Third, voting in the election of the vice president is conducted through an open ballot using proportional representation. ये हो गया गलत. ये होता है सीक्रेट बैलेट से. इसलिए ऑप्शन 1 और 2 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा. देखो, वोटिंग इज कंडक्टेड थ्रू सीक्रेट बैलेट नॉट ओपन बैलेट यूजिंग द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. तो इसको आप देख सकते हो. ये हो गई आपकी 10 क्वेश्चन इस लेक्चर की. फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. देन 31 से 40 क्वेश्चन आपके लिए आपके सामने रहेगी. आप उसे जरूर प्रैक्टिस करना. तब तक आप ये तीनों लेक्चर जरूर देख लेना. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ वंडरफुल डे. ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग यूपीएससी CAPF एग्जाम. जय हिंद.